सो आफ्टर हैविंग डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, देखते हैं कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है और कुछ ब्रॉड आउटलाइन ले लेते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन करती है। देखिए, लेजिस्लेटिव काम तो उसका प्राइमरी रोल है, यानी कानून बनाना, लॉज बनाना। लेकिन लॉज वो सिर्फ यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे ही बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर आर्टिकल 246 में ना पावर्स डिवाइड कर दी है और यह कहा है कि टू सी दैट विच सब्जेक्ट कम्स अंडर यूनियंस पावर, विच सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट्स पावर एंड विच सब्जेक्ट्स कम अंडर बोथ द पावर्स, यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है। उसके लिए आप एक काम कीजिए, संविधान का 7th शेड्यूल देख लीजिए खोल के, और वहां पे आपको तीनों लिस्ट मिल जाएंगी। लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट। अब पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने वाला है, यह बात ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं पार्लियामेंट के पास, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लिखा गया है कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आर्टिकल 112 के तहत आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के टेबल पे रखनी होगी हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। So every financial year starts from the 1st of April, ends at 31st of March, and you have to give an estimate of every financial year's revenue as well as expenditure. मतलब आपकी रिसीप्ट कितनी आई है, आपके पास पैसा कितना आया है एज अ गवर्नमेंट, और आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, हर साल का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसे हम बजट कहते हैं। और बजट का ब्यौरा देने के वक्त आपको यह भी बताना पड़ता है कि अगले साल हमारा कितना पैसा खर्च होने वाला है, और उस अगले साल जितना पैसा खर्च होगा उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई दिस अप्रोप्रिएशन और अप्रूवल ऑफ द मनी दैट कम्स आउट ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पे सारा का सारा पैसा रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, यह पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर, मंत्रालय के ऊपर तो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता ही है, और हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वेयर आई टॉक्ड अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। इलेक्टोरली या चुनावी तौर पे भी कुछ पावर्स हैं, जैसे स्पीकर का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव। इसके अंदर ये एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली या संविधान के लिहाज से क्या पावर है पार्लियामेंट के पास? दे हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि पार्लियामेंट के अलावा देयर इज नो अदर बॉडी इन दिस कंट्री हु कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसेस बताया गया है। There are 3 ways in which changes can be done to the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में बदलाव ना 3 तरीके से हो सकता है। ध्यान से सुनना और बिल्कुल अटेंशन देना इस बात पे। एक तरीका तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता है। एक तरीका है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता है, इसका मतलब उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। What does that mean? That means जैसे बाकी कानून पास होते हैं, नॉर्मल कानून पास होता है, वैसे ही वो वाले चेंजेस किए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल है, अगर आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, उसको स्प्लिट करना है, यानी डिवाइड करना है 2 स्टेट के बीच में, या आपने 2 स्टेट्स को मर्ज करना है, इफ यू हैव टू मर्ज स्टेट्स, इन दैट एस्पेक्ट एज वेल, इन सभी एस्पेक्ट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक कानून की तरह, लॉ की तरह, जैसे एक नॉर्मल लॉ पास होता है, कानून पास होता है, वैसे ही प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हो। ऐसी कुछ चेंजेस आर्टिकल 368 के स्कोप के बाहर होती हैं। बट विद इन आर्टिकल 368 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। मतलब अमेंडमेंट मतलब चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव लाना। संविधान में बदलाव लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो चेंज। आप कोई आर्टिकल है, उस पूरे आर्टिकल को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या रिमूव करने के बाद किसी नए आर्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो, या आप कोई नया आर्टिकल ही ऐड कर सकते हो। जैसे आर्टिकल 31 के अंदर 31A, 31B, 31C ये सब ऐड किए गए थे। ऑल दीज वर एडेड। और यू कैन इवन चेंज और अमेंड, वर्डिंग चेंज कर सकते हो, शब्द चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इट इज इन द प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ
बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा वैसे भी अगर आपको कुछ चेंज करना है संविधान में तो आर्टिकल 368 का प्रयोग होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल। बिल क्या होता था याद करो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अभी तक कानून नहीं बना है बट इट इज अ प्रपोजल फॉर अ लॉ। एक प्रपोजल है जिसको जब पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात की जाए ना, वो थोड़ा स्पेशल होता है। इसके लिए उस पर स्पेशल कंडीशंस लगती है। फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट विल बी जिसमें आप स्पेशल मेजॉरिटी चाहते हो, यानी दोनों हाउसेस के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस में आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपको स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी चाहिए, यानी जितनी उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आधे लोग तो कम से कम वोट देने चाहिए। और दूसरी कंडीशन भी मीट होनी चाहिए कि जिस दिन वो वोटिंग हो रही है उस दिन जितने लोग आए हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स सपोर्ट करें। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती है, इफ बोथ द कंडीशंस आर मेट, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। ये अगर आपने फंडामेंटल राइट चेंज करना है, डीपीएसपी चेंज करना है ना, तो आपको ये करवाना पड़ता है दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेना होता है। ये याद रखिएगा कि नॉर्मल या साधारण बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एक और फर्क है, वो ये कि एक साधारण बिल पे दोनों हाउसेस में असहमति हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है या डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने कोई बिल पास किया लेकिन राज्यसभा को वो बिल पसंद नहीं आया, उसमें 5-6 जगहों पे उसने चेंजेस करके उसे पास कर दिया। अब चेंज करने के बाद दोबारा लोकसभा को उसे चेंज्ड वर्जन को पास करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में फर्क है। राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट कर दिए, चेंज कर दिया, लोकसभा ने पुराना वाला बिल रखा हुआ था। तो अगर ये दोनों एग्री नहीं करते उन चेंजेस के ऊपर, अमेंडमेंट्स के ऊपर, तो इसका मतलब कि वहां डेडलॉक आ गया है, वहां पे दोनों ही असहमत है एक दूसरे से। इन दैट सिनेरियो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग एज वेल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, क्या कह सकते हैं कि यार तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो, सारे इकट्ठे होके आ जाओ एक ही छत के नीचे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा को मैं मेन कुर्सी पे बिठा दूंगा, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे स्पीकर को बिठा दूंगा, और अब इकट्ठे होके वोट दो, इकट्ठे होके वोट दो। दैट मींस कंबाइंड स्ट्रेंथ के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी और कंबाइंड स्ट्रेंथ में वोटिंग करवा के उस बिल को पास करवा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड जॉइंट सिटिंग ऑफ अ हाउस। ये संविधान में बाकायदा मेंशन है, आर्टिकल नंबर है इसका 108। क्या है? 108। अब अगर मैं साधारण या सामान्य या ऑर्डिनरी बिल के लिए कर सकता हूं, क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी यही कर सकता हूं? द आंसर इज नो। If there is disagreement between Rajya Sabha and Lok Sabha regarding the constitutional amendment bill, I cannot, as a president, call both the houses to come together and vote. That cannot happen. ये नहीं हो सकता है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास ये जब बिल जाता है तो it is mandatory for the president to sign on that bill. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की खास बात यह है कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो उसे वापस भेजे रिकंसिडरेशन के लिए, जैसे ऑर्डिनरी बिल में होता है। अब कुछ प्रकार के बिल ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा थिंग? यू नीड द कंसेंट ऑफ और एग्रीमेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स। भारत में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स। 50% कितना हुआ? 14। इसका मतलब कम से कम 14 स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होता है इस प्रकार के बिल्स को पास करने के लिए। व्हाट आर दोस टाइप्स ऑफ बिल्स? जाहिर सी बात है, जिन बिल्स के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस में चेंज आ रहा हो, इफ देयर इज अ चेंज इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, दिस कुड इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अंडर द 6th शेड्यूल। मान लीजिए मुझे 7th शेड्यूल, मान लीजिए मुझे 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट बदलनी है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, मुझे उसे यूनियन लिस्ट में डालना है। इमेजिन करो, तो ऐसा काम करने के लिए मुझे 50% ऑफ द स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है जीएसटी। जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया, उससे पहले प्रोडक्ट्स डिवाइडेड थे कि ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ सेंटर कानून टैक्स लगा सकता है और
ये वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ स्टेट कानून लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दोनों का कंबाइंड टैक्स लगने लगा। जैसे ये रिमोट है, एसी का रिमोट है ना, मैं एसी में बैठा हूं, यस। अब एसी का रिमोट है तो इस एसी के रिमोट को आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि ये यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है, आपको बस ये देखने की जरूरत है कि इस पे जीएसटी लगने वाला है इसकी परचेज सेल पे। अगर ये सेल होता है तो इस पे जीएसटी आपको भरना पड़ेगा एज अ बायर। अब आपने जीएसटी भरा मान लीजिए 15%, सॉरी 18%, उसमें से 9% सेंटर का हिस्सा और 9% स्टेट का हिस्सा होता है। 9% is CGST, 9% is SGST. How is that happening? You have shared the powers of taxation. Earlier this did not happen. एक ही टैक्स दोनों के हिस्से को ऐड करके नहीं बनता था, अब ये बनने लगा। इसका मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बदला है। इसका मतलब जब आपने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे पास होता है इन द ईयर 2016। साल क्या है, 2016, ठीक है। और 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे आपको ये करना पड़ता है। इसमें आपको 50% ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी लेना पड़ता है। कंसेंट कैसे लेते हो, वो जो बिल है जो आपने पास कराना है पार्लियामेंट में से तो कराओगे ही, बट स्टेट की असेंबली के पास भी भेज दोगे, स्टेट की विधानसभा के पास भेज दोगे, और स्टेट की विधानसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी जो ये कहेगी कि यस वी सपोर्ट द बिल, है ना। दैट रेजोल्यूशन कैन पास विद सिंपल मेजॉरिटी। उसमें आप सिर्फ विधानसभा में जितने लोग आ जाए हैं, मान लीजिए 120 लोग आए हैं, तो 120 में से 61 लोग कह दें कि यस वी सपोर्ट द बिल, दैट इज एनफ, इतना काफी है। अब जब ऐसा 14 स्टेट्स में हो जाएगा, 14 स्टेट्स में हो जाएगा, तो फिर वो बिल कानून बन सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखने को मिलेगी। सो व्हेन यू हैव अ बिल to be passed in the parliament, there can be different categories of bill which pass in different ways. For example, I told you about regular bill, ordinary bill, ordinary bill के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया। अब एक और प्रकार का बिल होता है, कानून होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल स्पेशल कंडीशन लगती है। ऐसे बिल को कहते हैं मनी बिल। सो बेसिकली आई विल नॉट गो इनटू हाई डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इतना समझ लीजिए कि इन केस ऑफ मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 109, 110 ये मनी बिल से रिलेटेड है, और ये बताते हैं कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस व्हेन यू हैव टू टेक मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज खजाने में से आपने कुछ पैसा निकालना है, या आपने टैक्स के परसेंटेज में या स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाना है, या आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मनी डिपॉजिट करना है ना। एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स। इफ अ बिल टॉक्स अबाउट डिपॉजिटिंग मनी इनटू कंसोलिडेटेड फंड, टेकिंग मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, और टैक्सेशन रिलेटेड चेंजेस करता है, तो उसको मनी बिल बोला जाता है। मनी बिल के ऊपर तो और भी स्पेशल कंडीशंस लगती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी नहीं लगती, जो ऑर्डिनरी बिल पे भी नहीं लगती। एग्जाम्पल, मनी बिल के बारे में यह बताया गया है आर्टिकल 109 में कि यह सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जब आप बिल को सबसे पहली बार पार्लियामेंट में किसी हाउस में प्रस्तुत करते हो, उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। सिर्फ लोकसभा में यह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद इसे जब सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है तो यह राज्यसभा के पास जाता है। अच्छा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले भी एक और चीज याद रखना, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगता है। इसका क्या मतलब है, आप सदन में जाने से पहले ही प्रेसिडेंट के पास से कह देते हो कि देखिए ये सर ये बिल है, ये कानून हम लेके आ रहे हैं और इसमें ये फीचर्स है। क्योंकि प्रेसिडेंट बजट का बॉस है, बजट बेसिकली मस्ट कम अंडर हिज कंट्रोल, तो प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन ले ली जाती है कि सर क्या हम इसे इंट्रोड्यूस कर दें या नहीं। प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं, लोकसभा के सदन में उसे रख दिया जाता है, फिर उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा दिया मान लीजिए। अब ये राज्यसभा के पास जाएगा, बोथ हाउसेज हैव टू पास। व्हाट द राज्यसभा कैन डू इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इन केस ऑफ अदर बिल्स, राज्यसभा कैन अमेंड दैट बिल, बदलाव ला सकता है, चेंज ला सकता है, चेंज करके पास कर देगा।
या कुछ नहीं करेगा, पास ही नहीं करेगा, वेट करता रहेगा, ये भी कर सकता है। मनी बिल के केस में ये सब नहीं कर सकता। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास होता है अल्टीमेटम। क्या होता है? अल्टीमेटम। करो पास तो करो, नहीं तो हम तो चले भाई, ये बिल पास है, डीम्ड टू बी पास हो जाएगा ये बिल, इवन इफ राज्यसभा सेज नो वी डोंट लाइक इट। डज नॉट मैटर व्हाट राज्यसभा थिंक्स अबाउट इट, डज नॉट मैटर व्हाट राज्यसभा सेज दैट दिस पॉइंट शुड बी अमेंडेड, कुछ भी नहीं भाई, मान लिया जाएगा कि इस बिल को पास कर दिया गया है अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है। और अगर 14 दिन के अंदर वो कुछ रिप्लाई करता भी है तो वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है, खुद से कुछ चेंज नहीं कर सकता है। अब वो रिकमेंडेशन मानना है या नहीं मानना है, लोकसभा की मर्जी। Now, once these 14 days time period ends, the bill goes to the president, and in that case, president does not have the power to send it back. Normal bill, ordinary bill को तो वापस भेज देगा, but इस money bill को वो वापस नहीं भेजेगा। Just like in the case of constitutional amendment, money bill के केस में भी sitting joint नहीं हो सकती है, यानी दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाया नहीं जा सकता। ये बात तो जाहिर है, इट इज वेरी ऑब्वियस। व्हाई? बिकॉज राज्यसभा के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो फिर जॉइंट सिटिंग बुला के क्या कर लोगे? व्हाट कैन यू डू? नथिंग। ठीक है, अब सदन में, हाउस में, यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स एज वेल। Now, in this particular house, you can see that if you become a member of parliament, you might be disqualified for certain aspects. आपको disqualify किया जा सकता है, मतलब आपकी पोजीशन से आपको हटाया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके 3 सोर्सेज हैं। सोर्स नंबर 1 है संविधान और उसका आर्टिकल नंबर 102। सोर्स नंबर 1 क्या कहता है? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल नंबर 102। दूसरा सोर्स बहुत टाइप्स की डिस्क्वालिफिकेशन देता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 102 में पार्लियामेंट को यह परमिशन दी गई है कि हम तो यहां पे 4 टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, मतलब 4 बेसिस या ग्राउंड्स बता रहे हैं जिसके बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम चाहो, ए पार्लियामेंट, अगर तुम चाहो तो कानून पास करके कोई भी नंबर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या कोई भी और तरीके बता सकते हो। अब उसका तरीका इस्तेमाल किया गया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाम का कानून पास किया गया जिसमें तरह तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन लिखी गई। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। But what we need to understand is कि there is a set of disqualification in the Constitution, there is a set of disqualifications in the Representation of People Act, and there is another set of disqualifications in the Constitution, but not in Article 102, and that is called defection. Anti-defection law या 10th schedule of the Constitution. अब हमने फर्स्ट शेड्यूल के बारे में तो सुना ही था, लेकिन 10th शेड्यूल क्या होता है आइए देख लेते हैं। अगर आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं। एक, आपने किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, यू वर अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, द पॉलिटिकल पार्टी अलाउड यू टू पार्टिसिपेट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। Second option is that you were not affiliated or member of any political party, you were an independent candidate. आप एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार थे, और अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार थे और चुनाव जीत जाते हैं तो यू आर इंडिपेंडेंट एमपी। इन बोथ केसेस डिफेक्शन लग सकता है, अप्लाई हो सकता है। डिफेक्शन का मतलब होता है पार्टी बदल देना, सिंपल भाषा में बोलूं तो पार्टी बदल देना। लेकिन ये डिफेक्शन तभी अप्लाई होगा अगर आप इलेक्शन जीतते हैं। अगर आप यूं ही डेली बेसिस पे अपनी पार्टी चेंज करते रहते हो बट यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर आप विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह कांग्रेस में रहो, शाम को बीजेपी में जाओ, दोपहर को आम आदमी पार्टी जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप विधायक हैं या सांसद हैं, एमएलए हैं या एमपी है, तब आपको कहेगा, क्या कहेगा? 10th शेड्यूल कहेगा कि भाई साहब ध्यान से, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एंड व्हेन कैन यू बी डिस्क्वालीफाइड, उसके लिए क्राइटेरिया दिए हुए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्टी एंड इफ यू रिजाइन फ्रॉम दैट पार्टी, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इफ यू आर मेंबर ऑफ अ पार्टी एंड यू वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय द पार्टी, पार्टी ने आपको कहा था कि किसी पर्टिकुलर बिल पे जब वोटिंग होगी तो तुम यस वोट करना,
लेकिन पार्टी के कहे अगेंस्ट तुम नो वोट करके आ जाते हो, तो इन सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थिति में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर डिफेक्शन। अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार थे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तब आपका डिफेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन एक ही तरीके से हो सकता है। कैसे? अगर निर्दलीय चुने गए थे लेकिन जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर जाओ, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, कुछ ज्वाइन कर लो, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो चुनाव जीतने के बाद, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन। थर्ड type of person who can also be disqualified is a nominated member. Third type of person who can also be disqualified is a nominated member. यानी एक ऐसा उम्मीदवार जिसको नामांकन किया गया है, उसको इलेक्ट नहीं किया गया, चुना नहीं गया है। ऐसे उम्मीदवार कहां पे पाए जाते हैं? Where are these people found? They are found in राज्यसभा only. 12 members are nominated from amongst people with high achievement in the field of science, art, literature, something, है ना, सोशल सर्विस। अब ये लोग जब चुन लिए जाते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं, तो उनके पास ना 6 months का टाइम होता है। दे हैव अ टाइम ऑफ 6 months. If within the 6 months of being nominated they are becoming a part of political party, नॉमिनेट होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो जाते हैं, तब तो ठीक है, देन दे आर इम्यून, तब बच गए। लेकिन अगर 6 months बीत गए भैया, if it is more than 6 months, then you can be disqualified. Weird, but this happens. तो ये डिफेक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इसका फैसला, इसका डिसीजन स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं, यानी जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये फैसला चेयरमैन या स्पीकर लेते हैं। और इसके अलावा हमने जो डिस्क्वालिफिकेशंस देखी यहां पे, हमने जो इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशंस देखी, उसमें फैसला लेते हैं प्रेसिडेंट in the case of member of parliament and governor of the state in the case of MLA. ठीक है, तो फैसला लेने वाली अथॉरिटी भी अलग अलग है as far as 10th schedule is concerned and other disqualifications are concerned. चलो आगे बढ़े। बिल्स के टाइप हमने डिस्कस किए, लेकिन एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है बिल को, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है एक ऐसा बिल, एक ऐसा विधेयक जिसको नॉन मिनिस्टर एमपी ने इंट्रोड्यूस किया हो। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, इफ दे इंट्रोड्यूस अ बिल दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल। अब नॉन मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑल्सो, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास तो 272 से ज्यादा सीटें भरी हुई है ना, तो सभी लोग थोड़ी मंत्री बनने वाले हैं। मंत्री पे तो कैप है, लेवल है कि 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। अब बाकी लोग भी तो नॉन मिनिस्टर है ना, सो नॉन मिनिस्टर एमपी बिल को इंट्रोड्यूस करता है, उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, और जब मंत्री या मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करता है उसे पब्लिक बिल कहते हैं। आमतौर पे जितने भी बिल पास होते हैं वो पब्लिक बिल होते हैं। इस देश में प्राइवेट बिल जब आखिरी बार दोनों हाउसेस से पास हुआ था वो था साल 1970 में, 1970 में, और वो भी एक अमेंडमेंट बिल था। क्रिमिनल लॉज के अंदर कुछ चेंज किया जा रहा था, बदला जा रहा था, तो वो आखिरी बिल। तब से आज तक प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ है, पारित ही नहीं हुआ है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ठीक है, फाइनेंस बिल क्या होता है? सिंपली स्पीकिंग, फाइनेंस बिल को अगर आपने सिंपली समझना है तो वो बिल जिसके अंदर मनी बिल के प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई प्रोविजन है। एडिशनल प्रोविजंस आर आल्सो देयर। एडिशनल प्रोविजंस का मतलब है कि मान लीजिए मनी बिल में बोला है ना कि टैक्स से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, या मनी बिल में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग को रेगुलेट करने वाला अगर कोई कानून है तो वो मनी बिल की परिभाषा में आएगा। लेकिन अगर मैं कानून में इस सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग के अलावा कुछ और फीचर्स डाल दूं, एडिशनल फीचर्स विच आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोरोइंग, तो वो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा। और अगर फाइनेंशियल बिल की बात करें तो उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं अप्लाई होती जितनी मनी बिल पे होती है। फॉर एग्जांपल मनी बिल को फाइनेंशियल बिल में सिर्फ 2 ही कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एक, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, दूसरा प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए। बाकी सारी चीजें ऑर्डिनरी बिल की तरह है। इसका मतलब उसे
राज्यसभा से अप्रूव होना होगा, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें जॉइंट सिटिंग हो सकती है, सब साधारण बिल की तरह होगा सिवाय दो चीजों के। एक, उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और दूसरा, उसे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक और टाइप का फाइनेंशियल बिल होता है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट। आप ये समझ लो कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में थोड़ा फर्क है। मनी बिल ज्यादा स्ट्रिक्टली पास होता है, फाइनेंशियल बिल थोड़ा सा आसान तरीके से। गवर्नर कैसे बिल को पास करता है, क्या रेफर करता है, ये हम गवर्नर की डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। अब 3 टर्म्स आपको समझनी है सदन या हाउस को लेके। फर्स्ट टर्म इज समन, ठीक है, यहां पे एक और टर्म ऐड कर दो, समन। समन ऑफ द हाउस का मतलब है कि आपने सेशन बुलाया। सेशन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ डेज आर डिसाइडेड जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ के बिजनेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो समन का मतलब है कि डेट डिसाइड करना कि स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। और ये जो स्टार्ट एंड की डेट है या स्पेसिफिकली स्टार्ट की डेट है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, बट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करते, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब एक बार सेशन को समन कर लिया गया है तो उसके अंदर रोजमर्रा की जो जिंदगी होगी, सुबह कितने बजे आओगे, हाउस स्थगित या अडजर्न कितने बजे किया जाएगा, दैट ऑल डिसीजन इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा में चेयरमैन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाउस को अडजर्न कर दिया गया है। अडजर्नमेंट का मतलब होता है दैट इट हैज बीन सस्पेंडेड, द वर्क हैज बीन सस्पेंडेड एंड कल दोबारा से हम मिलेंगे, ठीक है, विल मीट अगेन टुमारो एट 11 AM। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन को एंड कर देना, एंटायर सेशन, दैट इज से फॉर एग्जांपल विंटर सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, पूरा 3 सेशन होते हैं। संविधान में नहीं बोला गया है कि 3 सेशन होंगे, बट इन जनरल प्रैक्टिस ये है, प्रथा ये कि 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन। जब सेशन को समाप्त करना होता है तो प्रोरोगेशन का ऑर्डर निकलता है कोर्ट की तरफ से कि प्रोरोग कर दो सेशन को, ठीक है, एंड कर दो। नाउ दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन या प्रोरोग जो हाउस को सेशन को समाप्त करने वाला ऑर्डर होता है वो प्रेसिडेंट के दफ्तर से आता है, वो स्पीकर चेयरमैन के दफ्तर से नहीं आता है। डिसोल्यूशन तो सिंपल सी बात है, आपने भंग कर दिया लोकसभा, मतलब लोकसभा एंड कर दिया आपने, और एंड होने के बाद न्यू लोकसभा विल कम, न्यू इलेक्शंस विल हैपन, न्यू पीपल विल एंटर द लोकसभा एंड दे विल टेक शपथ एंड एवरीथिंग एंड दे विल बिकम एमपी। उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज भी होती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इतना बड़ा सर्कस है कि उसके अंदर सब लोग बैठ के डिस्कशन, विचार विमर्श, ये पॉलिसी मेकिंग के ऊपर टिप्पणी करना ही नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट सिट एंड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, इट्स जस्ट अ फोरम, कुछ दिनों के लिए आता है और उसमें बिल्स के ऊपर ज्यादातर चर्चा होती है, या बजट सेशन में बजट के ऊपर ज्यादातर चर्चा होती है। इसलिए राउंड द क्लॉक काम करने के लिए आपको कमेटियां बनानी पड़ती हैं, जिसे पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज वैसे तो ढेर सारी हो सकती हैं, 25, 30, 35 हो सकती हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक स्टैंडिंग कमिटीज और एक एडहॉक कमिटीज। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि स्टैंडिंग कमिटी का मतलब है कि वो कमिटी परमानेंट है, परमानेंट इन नेचर है। दैट कमिटी इज परमानेंट इन नेचर, दैट मींस उसमें मेंबर चेंज होते रहेंगे, बट वो कमिटी स्थायी है, हमेशा चलती रहेगी। अब स्टैंडिंग कमिटी में भी कुछ कमिटीज ऐसी होती हैं जिनको फाइनेंस से रिलेटेड काम दिया गया है, दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल कमिटीज। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को काम दिया गया है कि जो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी बनाएगा। सीएजी कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम का एक अफसर है। सरकार जितने भी खर्चे करती है, जितने भी एक्सपेंसेस करती है, जितने भी उनके पास इनकम आती है, उन सब खातों को वो ऑडिट करता है, चेक रखता है उसके ऊपर सीएजी। सीएजी की रिपोर्ट्स के बेसिस पे पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी स्टडी करती है और रिकमेंडेशंस देती है कि खर्चों को कैसे कम करना चाहिए, कहां पे खर्चा ज्यादा हुआ, कहां पे कम हुआ, कहां उनको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए, वगैरह वगैरह। सिमिलर कमिटीज आर एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 कमिटियां जो होती हैं इनको फाइनेंशियल कमिटी बोला जाता है। स्थायी तौर पे स्टैंडिंग कमिटी है, लेकिन इसमें मेंबर्स रोटेट होते रहते हैं। मेंबर्स रोटेट होने का मतलब है कि एक साल के बाद नए मेंबर आएंगे, फिर अगले साल एक और नए मेंबर आएंगे, सेट ऑफ मेंबर्स विल कम। वेरएस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से अलाइन होती है। जैसे कोल मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, पर्सनल की मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, फूड की मिनिस्ट्री है,
हेल्थ की मिनिस्ट्री है, डिफेंस की मिनिस्ट्री है, ऐसे मंत्रालय और डिपार्टमेंट है, वैसे ही कमेटियां बन जाती हैं। जैसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, स्टैंडिंग कमेटी और पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन मिनरल्स, ऐसे बन के 24 कमेटियां बनाई गई हैं। ये भी परमानेंट है, इसमें भी एक एक साल के बाद बंदे रोटेट होते हैं। और इन कमेटियों का काम है कि जब बजट के दौरान अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना पैसा मांगते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को इतना पैसा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इतना पैसा चाहिए, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो इस डिमांड को चेक करती है कि यार ये 60,000 करोड़ मांग रहा है, क्या ये लेजिटिमेट है या नहीं है, क्या पिछले साल जो इसको 50,000 करोड़ रुपए दिए थे उसने सारे खर्च कर दिए थे, और अगर कर दिए थे तो क्या क्या उसके टारगेट्स थे और टारगेट्स पूरे हो गए थे। ये बैठता है, चर्चा करता है ये स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। इसके अलावा इनके और भी काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कानून लेके आना है मुझे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा, तो मैं उसे रेफर कर सकता हूं बिफोर पासिंग इट इन द हाउस, बिफोर टेकिंग द वोट ऑफ द हाउस, आई कैन रेफर इट टू स्टैंडिंग कमेटी ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसको रेफर कर दिया, वो अपनी रिपोर्ट बना के दे सकता है। ये है स्थायी कमिटियां, स्टैंडिंग कमिटीज। देयर आर एड हॉक कमिटीज अपार्ट फ्रॉम दिस। एड हॉक का मतलब होता है टेम्पररी, और जाहिर सी बात है टेम्पररी का मतलब यह है कि ये हमेशा अनंत काल तक नहीं चलती रहती हैं। दे आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर देयर फंक्शन इज ओवर, जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है। दैट इज व्हाट टेम्पररी मींस। एंड एड हॉक कमिटीज का पर्पस दो तरीके का हो सकता है। एक, किसी मामले की इंक्वायरी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार को लगता है कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी यही लगता है, वो डिमांड करते हैं कि सर हम ना ये जो स्कैम हुआ है, स्कैम का इंक्वायरी करते हैं बैठ के। जैसे 1987 में बोफोर्स गन की प्रोक्योरमेंट में स्कैम हुआ था, तो उसके ऊपर एक जॉइंट इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी। लोकसभा के भी मेंबर थे उसमें, राज्यसभा के भी मेंबर थे। इंक्वायरी कमेटी अलग अलग चीजों के लिए बन सकती है। फॉर एग्जांपल 2006 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसके तहत यह पता लगा था कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा लिया था, पैसा कि इतना पैसा दो सवाल पूछ लेंगे। अब स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पूरे मामले की जांच करने के लिए लोकसभा ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। दैट वाज वंस अगेन टेम्पररी कमेटी। सो कमिटीज कैन बी इंक्वायरी, कमिटीज कैन बी एडवाइजरी एज वेल। जैसे कोई बिल पास करना है, हमने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास करना है, वक्फ एक्ट पास करना है, तो उसके लिए एडवाइस करने के लिए कमेटी बैठाई जा सकती है। ठीक है, वो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, रिकमेंडेशन आगे दे देगी और उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी, उसका काम वहीं समाप्त। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि असली काम पार्लियामेंट का जो डिटेल्ड वाला होता है, जो स्क्रूटनी वाला होता है, वो इन कमिटीज में होता है। बाकी जगह तो हो हल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है, पेपर फेंके जा रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली पार्लियामेंट नीड्स टू बी अबाउट, एंड पार्लियामेंट इज अबाउट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. We have taken a very bird's eye view and a very important view of how the parliament works and what are the functions related to it. Next, we'll talk about the third and the last pillar, that is the judiciary.